हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं जुड़ गया हूं आपके सेशन के साथ और आज हम लोग करने वाले हैं घटना चक्र के पार्ट 11 को। और फ्रेंड्स, आज आपका जो सेशन जो है वो थोड़ा छोटा ही लिया जाएगा क्योंकि आज मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए मैं आपका लंबा सेशन नहीं ले पाऊंगा और आज आपको डिटेल डिस्कशन भी थोड़ा कम देखने को मिलेगा। तो चलिए फटाफट हम लोग अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं और इस बात को ध्यान में रखेंगे कि थोड़ा आज डिटेल डिस्कशन कम देखने को मिलेगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। तो पूर्ण स्वराज दिवस किस दिन को घोषित किया गया है, ये पूछा गया है क्वेश्चन। 26/1/1930 को, 15/8/1947 को, 30/1/1948 को, 31/12/1950 को। और ये प्री 2020 में क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा था ये वाला। तो पूर्ण स्वराज दिवस जो है 26 जनवरी 1930 को घोषित किया गया था। अब जब ये पूर्ण स्वराज दिवस की बात हुई है तो हम लोग एक चर्चा कर लेंगे लाहौर अधिवेशन पे। तो लाहौर अधिवेशन भाई ये हुआ कब था, तो 1929 में आपका लाहौर अधिवेशन हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके अध्यक्ष थे आपके लाहौर अधिवेशन के। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। और लाहौर अधिवेशन में ही पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया। पहली बार जो है तिरंगा फहराया गया, तिरंगा फहराया गया था। लाहौर अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया गया और लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था। ओके, लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था। एंड लाहौर अधिवेशन में ही ये डिसाइड किया गया था कि 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। लाहौर अधिवेशन में यह डिसाइड करा गया था कि 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा, के रूप में मनेगा। तो 26 जनवरी पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनेगा। और भाई एक बात ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि तिरंगा झंडा को डिजाइन किसने करा है। तो तिरंगा झंडा डिजाइन जो करा है वो पिंगली वेंकैया ने करा है। तिरंगा को किसने डिजाइन करा है, तो पिंगली वेंकैया ने डिजाइन करा है। पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया। और फ्रेंड्स, कल से आपको जो है ना हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के साथ साइंस का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हो सकेगा तो मैं आज भी आपको साइंस का करा दूंगा, अगर ये सेशन अगर ज़्यादा लंबा नहीं होता है तो। अगर कम टाइम में कवर हो सकेगा तो मैं साइंस का भी करा दूंगा। अगर इधर ही आपका ज़्यादा टाइम ले लेगा तो आज साइंस नहीं करवाएंगे, लेकिन कल से जो है आपको एकदम कंफर्म साइंस का भी सेशन दिया जाएगा। ओके, तो चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट स्लाइड पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1922 में आयोजित किया गया अधिवेशन, गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो 1922 में क्या हुआ मेरे भाई, तो गया अधिवेशन हुआ है। तो इसके अध्यक्ष चितरंजन दास, हकीम अजमल खां, आर एन मधुलोकर, इनमें से कोई नहीं। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो 1922 गया अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे आपके चितरंजन दास थे। और देखिए बिहार में टोटल 3 अधिवेशन हुआ है कांग्रेस का। बिहार में कांग्रेस का टोटल कितना, टोटल 3 अधिवेशन, टोटल 3 अधिवेशन, अधिवेशन। तो बिहार में कांग्रेस का टोटल 3 अधिवेशन हुआ है, याद रख लीजिएगा कौन कौन सा हुआ है। पहला याद रखिएगा आप लोग 1912 कौन सा है, तो बांकीपुर अधिवेशन। 1912 का बांकीपुर अधिवेशन, 1912 बांकीपुर अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो आर एन मधुलोकर, आर एन मधुलोकर आपके अध्यक्ष थे 1912 में बांकीपुर अधिवेशन। और इसके अध्यक्ष आर एन मधुलोकर थे। और ये जो था ना 1912 का बांकीपुर अधिवेशन, ये 27वां अधिवेशन था, 27वां अधिवेशन था। नेक्स्ट है हमारा 1922। 1922 में कहां पर अधिवेशन हुआ है, तो 1922 में गया अधिवेशन। और गया अधिवेशन और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो चितरंजन दास, चितरंजन दास, चितरंजन दास। 1922 गया अधिवेशन के अध्यक्ष चितरंजन दास। और एक अधिवेशन रखना है 1940 अधिवेशन, और ये कहां हुआ था, रामगढ़ में, 1940 में रामगढ़ अधिवेशन। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद।
तो 1940 का रामगढ़ अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद। और भाई ये जो रामगढ़ है ना, उस टाइम पे बिहार में था, बट फिलहाल अभी ये झारखंड में है रामगढ़। तो बिहार, आपको ये याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बिहार में कांग्रेस का टोटल कितना अधिवेशन, तो 3 अधिवेशन। 1912 बांकीपुर अधिवेशन, अध्यक्ष RN मधुलकर, और ये कितने नंबर का अधिवेशन था, तो 27वां अधिवेशन था। 1922 गया अधिवेशन, जो कि आपके अध्यक्ष चितरंजन दास थे। और 1940 रामगढ़ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने करी है। ओके, नेक्स्ट। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया 1926, 1928, 1939, 1942। तो साइमन कमीशन जो भारत आया था मेरे भाई, वो 1928 में आया था। ओके, अब साइमन कमीशन भी देख लियो आप लोग थोड़ा। साइमन कमीशन, तो देखो इसका मेन पर्पस क्या था, साइमन कमीशन आने का। तो पर्पस था 1919 अधिनियम की जांच करना, 1919 अधिनियम की जांच। तो मेन पर्पस क्या था साइमन कमीशन का, तो 1919 अधिनियम की जांच करना इसका मेन पर्पस था। गठन कब हुआ है साइमन कमीशन का, तो गठन हुआ है मेरे भाई नवंबर 1927 में, नवंबर के 1927 में इसका गठन हुआ है। भारत कब आया है, तो भारत आया है साइमन कमीशन, ये भारत आया है 3 फरवरी 1928 को, 3 फेब 1928 में ये भारत आया। साइमन कमीशन भारत कब आया, 3 फेब 1928 को भारत आया। और भारत में कहां पर, तो मुंबई में आया था, मुंबई में आया था। ओके, इसमें देखिए 7 मेंबर थे टोटल। कितने मेंबर थे, 7 मेंबर, 7 मेंबर टोटल थे, टोटल। बट एक भी सदस्य जो थे ना, वो भारतीय नहीं थे, बट एक भी भारतीय नहीं। इसलिए क्या हुआ था, एक भी सदस्य जो थे भारतीय नहीं थे, इसलिए इसका विरोध हुआ था, इसलिए विरोध भी हुआ था। देखो 7 मेंबर थे टोटल साइमन कमीशन में, बट एक भी सदस्य जो थे ना इसमें भारतीय नहीं थे, इसलिए विरोध भी हुआ है साइमन कमीशन का। साइमन 7, इस तरह से याद रखिए ट्रिक से। साइमन में कितने मेंबर थे, तो 7 मेंबर थे। और ये 7 मेंबर में से तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, तो सर जॉन साइमन, सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष, साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन। और इसे जो है ना श्वेत कमीशन भी कहा जाता था, श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता था श्वेत कमीशन, बिकॉज इसमें एक भी मेंबर जो भाई वो भारतीय नहीं थे। और साइमन कमीशन का पटना से विरोध किसने करा है, तो पटना से विरोध जो किए हैं साइमन कमीशन का मजरूल हक, साइमन कमीशन का विरोध किसने करा है पटना से, तो मजरूल हक ने करा है, मजरूल हक ने करा है। ओके, नेक्स्ट। देखो भाई यहाँ पे क्या क्वेश्चन आ गया है आपका, 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहां पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी, पटना, भागलपुर, चंपारण, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये बीपीएससी स्कूल टीचर 7/12/23 का क्वेश्चन है। और ये सियाराम सिंह की अगुवाई में भागलपुर में इसका स्थापना करा गया था। ओके, नेक्स्ट। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई, तो स्वराज दल का स्थापना किसकी असफलता के बाद हुआ है, असहयोग आंदोलन, रॉलेट बिल सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। प्री 2016 में इन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा था ये वाला। तो स्वराज दल की स्थापना असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद हुआ है। अब स्वराज दल का है, तो स्वराज दल भी थोड़ा आप लोग सुन लें। स्वराज दल का देखिए, स्वराज दल का स्थापना कब हुआ है, तो जनवरी 1923 में हुआ है। स्वराज दल का स्थापना जनवरी 1923 में। और किसने इसका स्थापना करा है, तो CR दास और CR दास और मोतीलाल नेहरू ने, CR दास और किसने, तो मोतीलाल नेहरू ने। तो स्वराज दल की स्थापना से कौन जुड़े हुए हैं, तो CR दास और मोतीलाल नेहरू जुड़े हुए हैं। मतलब कि चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो हैं आपके स्वराज दल की स्थापना से जुड़े हुए हैं। अध्यक्ष कौन थे इसके, अध्यक्ष स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, तो CR दास, मतलब कि चितरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। और इसके सचिव कौन थे, तो सचिव थे मोतीलाल नेहरू। स्वराज दल के सचिव तो मोतीलाल नेहरू। स्वराज दल के सचिव मोतीलाल नेहरू, अध्यक्ष CR दास। ओके, नेक्स्ट। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है, तो चौरी चौरा भाई जो है वो किस राज्य में है, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो जो चौरी चौरा है, ये देखिए प्री एग्जाम 2022 का क्वेश्चन, चौरी चौरा जो है वो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। अब देख लो चौरी चौरा हुआ है ना, तो चौरी चौरा का बात भी देख लो। चौरी चौरा कांड जो हुआ था, ये हुआ था 4 फरवरी 1922 में, 4 फरवरी 1922 में हुआ था। इसमें हुआ तो क्या था कि आंदोलनकारी पर जो है ना ब्रिटिश पुलिस ने जो है लाठी चलाया था। आंदोलनकारी पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया, पुलिस ने लाठी चलाया, जिस वजह से क्या हुआ, आंदोलनकारी क्या किए, थाना में आग लगा दिए, थाना में आग लगाया कौन, आंदोलनकारी। तो देखिए हुआ क्या था, आंदोलनकारी जो है ना
आंदोलनकारी पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था, इस वजह से आंदोलनकारी गुस्सा होकर थाना में आग लगा दिया। ठीक है, आग लगा दिया आंदोलनकारी। तो इसमें क्या हुआ, 22 जो है पुलिस जो है जलकर मर गए थे, पुलिस जलकर मरे थे, जलकर मरे। जब 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए तो इसी वजह से जो है 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन को बंद किया। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। असहयोग आंदोलन क्या किया, बंद कर दिया, आंदोलन बंद किया, बंद किया। तो असहयोग आंदोलन क्यों बंद हुआ था भाई, तो असहयोग आंदोलन जो है ना चोरी चोरा कांड के वजह से बंद हो गया था, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो असहयोग आंदोलन जो बंद हुआ है वो चोरी चोरा कांड के वजह से हुआ है। और चोरी चोरा कांड कब हुआ है, तो 4 फरवरी 1922 को हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि आंदोलनकारी जो है ना पुलिस पर लाठीचार्ज, देखो आंदोलनकारी पर पुलिस ने लाठीचार्ज करा था, और जब लाठीचार्ज किया तो आंदोलनकारी गुस्सा होकर क्या किया, थाना में आग लगा दी। और थाना में जब आग लगाए तो वहां के 22 पुलिसकर्मी जो है जलकर मर गए थे। ओके, तो इसी वजह से जो है ना गांधी जी जो है 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को बंद कर देते हैं, क्योंकि गांधी जी जो थे एक अहिंसा के पुजारी थे, मतलब वो कहते थे कि हिंसा नहीं करना है, हिंसा के साथ जीना है, इसलिए उन्होंने जो है 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन बंद कर दिया है। ओके, नेक्स्ट, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया, वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, और जितने भी आंदोलन टाइप के आते हैं, या फिर किसान आंदोलन हो, चाहे आपके वो कोई भी आंदोलन हो जैसे ये, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बारदोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल। ओके, और बारदोली सत्याग्रह जो हुआ है मेरे भाई कब हुआ है, तो 4 फरवरी 1928 को बारदोली सत्याग्रह हुआ है, 4 फरवरी 1928। और बारदोली कहाँ पर हुआ है, तो गुजरात में, बारदोली सत्याग्रह गुजरात में हुआ है, नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करा है। ओके, नेक्स्ट, 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में, क्योंकि गांधी से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, धर्म के प्रति एक निपुण राजनीतिज्ञ थे, को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था, अंग्रेजी जानते थे। तो प्री 2015 का क्वेश्चन है, तो देखिए गांधी जी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। ओके, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा, जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बच गए थे। तो वो कौन थे जो कि पटना कॉलेज छोड़ दिए थे जब उनका एग्जाम का बस 20 दिन ही बचा हुआ था, तो वो राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, जयप्रकाश नारायण या श्री कृष्ण सिंह। तो वो हमारे जयप्रकाश नारायण थे, जयप्रकाश नारायण। श्री कृष्ण सिंह से याद रखेंगे भाई, बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह, बिहार केसरी, बिहार के फर्स्ट सीएम। तो बिहार के फर्स्ट सीएम कौन है, सीएम श्री कृष्ण सिंह। और एक बात ये भी याद रखेंगे, बिहार से पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही, बिहार से पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही, सत्याग्रही, सत्याग्रही। ओके, नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया। तो असहयोग आंदोलन कब बंद हुआ था मेरे भाई, 1921, 1922, 1923। उपयुक्त में से एक सदी, बीपीएससी स्कूल टीचर 7/12/23 का क्वेश्चन है ये वाला। तो असहयोग आंदोलन को बंद किया गया था 1922 में। और असहयोग आंदोलन बंद क्यों हुआ है, तो चौरा चोरी कांड के वजह से, चौरा चोरी कांड के वजह से, चौरा चोरी कांड के वजह से कब बंद हुआ है असहयोग आंदोलन, तो ये 12 फरवरी 1922 को बंद किया गया था। असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड की वजह से बंद किया गया है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि हुआ, तो नहीं जब पूछ लेना, तो नहीं पूछ ले तो नहीं को ध्यान में रखना है बीपीएससी में, क्योंकि नहीं अगर ध्यान में नहीं रखेंगे तो गलत आंसर मार के आएंगे। तो राष्ट्रपति को क्या अधिकार नहीं है, क्षमादान करने का। तो भाई ये तो अधिकार है क्षमादान करने का, सिर्फ एक राष्ट्रपति ही वो शख्स हैं जो कि क्षमादान कर सकते हैं, मतलब मृत्यु दंड को भी माफ कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना कि मृत्यु दंड को माफ करने का जो राइट सिर्फ महात्मा गांधी को, और वो राइट जो है आर्टिकल 72 के अकॉर्डिंग है। आर्टिकल 72 के अकॉर्डिंग जो है महात्मा गांधी मृत्यु दंड को भी माफ कर सकते हैं। बस एक राष्ट्रपति ही होते हैं जो कि मृत्यु दंड को माफ करने का राइट है उनको। ओके, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए, तो ये वाला जो है राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है। तो यहाँ करेक्ट आंसर जो है बी नंबर होने वाला है। यहाँ पे नहीं पूछा है ना, तो इसलिए करेक्ट आंसर बी होगा। आपातकाल की घोषणा करे, तो भाई मैंने बताया है आपको कि आपातकाल इमरजेंसी की घोषणा जो है राष्ट्रपति करते हो। 3 तरह के आपातकाल होते हैं और तीनों तरह के आपातकाल की घोषणा जो है राष्ट्रपति करते हैं। अध्यादेश जारी करे तो राष्ट्रपति का ये राइट है अध्यादेश जारी करने का। यहाँ पर नहीं पूछा है कौन सा शक्ति नहीं प्राप्त है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का शक्ति जो है राष्ट्रपति को नहीं है। ओके, तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। नेक्स्ट, राज्यसभा का सभापति कौन है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष। तो राज्यसभा का सभापति कौन है, तो उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग थोड़ा। तो उपराष्ट्रपति जो मेरे भाई वो जो आते हैं, तो आर्टिकल जो है आर्टिकल
63 से 73 में है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। एंड भारत का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, ये कौन सा आर्टिकल कहता है? भारत का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, वीपी होगा, ये कौन कहता है? तो आर्टिकल 63 कहता है। आर्टिकल 63 कहता है कि भारत का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। और जो है भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सभापति होगा, ये आर्टिकल 64 कहता है। राज्यसभा, जो भारत का उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सभापति होगा, ये कौन कहता है आर्टिकल? तो ये आर्टिकल 64 कहता है कि राज्यसभा का सभापति होगा आपका भारत का उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का, 5 वर्ष का भाई, 5 वर्ष का, 5 ईयर्स का। राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का? तो 5 ईयर्स का होता है। ओके। एंड इसका एज क्या है? उपराष्ट्रपति बनने के लिए एज क्या चाहिए? तो 35 ईयर्स चाहिए, कम से कम 35 ईयर्स। एज जो है कम से कम 35 ईयर्स होना चाहिए अगर कोई व्यक्ति आपका उपराष्ट्रपति बनना चाहता है। निर्वाचन मंडल में कौन कौन आते हैं? निर्वाचन मंडल, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है तो उसमें कौन कौन आता है? राष्ट्रपति को चुनने में कौन कौन आता है, ये पूछा है। तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य सभी सदस्य का मतलब समझ रहे हैं? सभी सदस्य का मतलब हुआ निर्वाचित और मनोनीत दोनों, निर्वाचित और मनोनीत दोनों, प्लस मनोनीत। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो है लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य आते हैं। बट अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन आएगा, तो उसमें जो है लोकसभा और राज्यसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य आते हैं, उसमें मनोनीत सदस्य नहीं आता है निर्वाचन मंडल में। लेकिन उपराष्ट्रपति में जो है लोकसभा और राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य दोनों आएगा। इस बात को याद रखिएगा क्योंकि बीपीएससी जो है थोड़ा थोड़ा में ही कंफ्यूज कर देता है आपको, ठीक है? तो दोनों याद रखिएगा, निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य उपराष्ट्रपति में, बट राष्ट्रपति आएगा तो सिर्फ निर्वाचित सदस्य। ओके। इसका वेतन कितना है? उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है भाई? तो वेतन सैलरी जो है 4 लाख है, 4 लाख। ओके। एंड इसको जो है ना आपके शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। और ये त्यागपत्र, रेसिग्नेशन लेटर किसे देता है? त्यागपत्र भी ये प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को ही देते हैं। ओके। देखिए अब आपका जो है उपराष्ट्रपति यहाँ पर क्लियर हो गया है। तो अब ये देख लेने के बाद शायद ही आपको उपराष्ट्रपति की हैंसी देखने की जरूरत पड़ी, क्योंकि यहाँ पे मैंने उपराष्ट्रपति का जितना भी हो सकता था मैंने पॉइंट कवर कर दिया है। चलिए फिर नेक्स्ट, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। तो मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या केवल लोकसभा? तो ये जो है केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो प्रधानमंत्री जो जवाबदेह है वो आपके लोकसभा के प्रति जवाबदेह हैं। फ्रेंड आज मैं थोड़ा स्पीड सेशन लेके चल रहा हूँ क्योंकि आज थोड़ा अर्जेंट काम है मुझे, इसलिए मैं थोड़ा कम डिस्कस कर रहा हूँ। ओके ना? तो इस बात को आप लोग माइंड नहीं करेंगे, कल से फिर जो है जिस तरह से डिस्कशन चलता था वैसे ही चलता रहेगा। नेक्स्ट, भारत सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है? अटॉर्नी जनरल, मतलब कि आपके महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, महाधिवक्ता, इनमें से कोई नहीं। तो ये अटॉर्नी जनरल होगा। महान्यायवादी जो है भारत सरकार के कानूनी विषय पर परामर्श देता है। और ये अटॉर्नी जनरल कितना में है? तो आर्टिकल 76 में है। और ये क्या होते हैं? भारत का पहला विधि अधिकारी, फर्स्ट जो है विधि अधिकारी होता है, विधि अधिकारी। भारत का पहला विधि अधिकारी कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए, उपयुक्त में से एक से दे। तो कानून के समक्ष समानता कहां से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है कानून के समक्ष समानता, ब्रिटेन से। एकल नागरिकता कहां से लिया गया है? तो वो भी ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता वो भी ब्रिटेन से लिया गया है। अब भाई यहाँ फ्रांस है, तो फ्रांस से क्या क्या लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है समता, स्वतंत्रता और भाईचारा। समता, स्वतंत्रता और क्या लिया गया है? भाईचारा। समता, स्वतंत्रता और भाईचारा जो है वो फ्रांस से लिया गया है। ओके। और यूएसए से क्या लिया गया है? तो मौलिक अधिकार, मतलब कि मौलिक अधिकार। तो फंडामेंटल राइट जो है यूएसए से लिया गया है, फंडामेंटल राइट यूएसए से। और न्यायिक पूर्वावलोकन पूछ ले, न्यायिक पूर्वावलोकन, तो ये भी आपके यूएसए से ही लिया गया है, न्यायिक पूर्वावलोकन। ओके। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची।
नेक्स्ट है हमारा डीपीएसपी आयरलैंड। ओके, डीपीएसपी कहाँ से? आयरलैंड। संविधान संशोधन याद रखिएगा, एक संविधान संशोधन, संविधान संशोधन कहाँ से? तो दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित संघ राज्यों में किसमें सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित है? चंडीगढ़, पुडुचेरी, दादर एवं नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप। तो देखिए मेरे भाई, संघ राज्य मतलब कि यूनियन टेरिटरी में पूछा है कि सबसे कम वन आच्छादित कहां पर है, तो वो सबसे कम जो है आपका चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़। और देखिए प्री 2022 का क्वेश्चन पूछ रखा है इन्होंने। नेक्स्ट, सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में किसका एक भाग है? सतपुड़ा, पूर्वी घाट, विंध्याचल, शिवालिक। तो भाई ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि बिहार से है। तो सोमेश्वर श्रेणी जो वो पार्ट है एक जो है वो शिवालिक श्रेणी का पार्ट है। और सोमेश्वर श्रेणी जो है कहाँ पर है? तो पश्चिमी चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण में है आपका सोमेश्वर श्रेणी। ओके, नेक्स्ट, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। तो क्षेत्रफल के सीक्वेंस से बताना है कि 3 बड़े राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो भाई यही आपका करेक्ट आंसर है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। पहला राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा महाराष्ट्र है। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आपका 3 बड़े राज्य हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। तो देखो, जनसंख्या के अनुसार तीसरा पूछ लिया और क्षेत्रफल में 12वां पूछ लिया, तो वो कौन सा राज्य है? जनसंख्या में तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां, तो वो कौन है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, वो बिहार। तो भाई हमारा जो है बिहार जो है वही जो है जनसंख्या में तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। ओके, नेक्स्ट, भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र 2 बार महाराष्ट्र आ गया। तो भाई भील जाति अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है आपके महाराष्ट्र में पाई जाती है, महाराष्ट्र में, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन महाराष्ट्र में भील जाति। और एक याद रखेंगे, राजस्थान में भी पाया जाता है, राजस्थान में भी पाया जाता है, मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है, मध्य प्रदेश में भी भील जनजाति आपका पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट, भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा डायस से कम होती है। मतलब कि जहां पर शुष्क भूमि कृषि होता है वहां वार्षिक वर्षा कितना से कम होता है? 150 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या 75 सेंटीमीटर। तो वहां जो होगा 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगा। ओके, नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। भाखड़ा बांध, हथनी कुंड बराज, हरिके बराज, रंजीत सागर बांध। तो ये करेक्ट आंसर होगा हरिके बराज। और ये देखिए 2018 का क्वेश्चन है। मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से में है? ऊपरी गंगा मैदान, निम्न गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान। तो भाई मध्य गंगा का मैदान जो है आपके मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से में? तो इसी के हिस्से में। और ये 26, 8, 23 का क्वेश्चन है 9th 10 का। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? युवा वलित पर्वत नहीं पूछा है भाई, नहीं पूछा है, नहीं को ध्यान में रखिएगा। युवा वलित पर्वत नहीं है। एंडीज, अरावली, उपयुक्त में से एक से अधिक, अपलेशियन। तो ये बीपीएससी स्कूल टीचर हेडमास्टर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो युवा वलित पर्वत नहीं पूछा है, मतलब कि कौन सा इसमें गलत है ये बात पूछा है ना, गलत रॉन्ग आपको चूज करना है इसमें से। तो युवा वलित पर्वत जो नहीं है, तो युवा वलित पर्वत आपका अरावली भी नहीं है और एक अपलेशियन भी नहीं है। ओके, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक होने वाला है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित क्षेत्रों में किसकी न्यून हिम रेखा है? भूमध्य रेखा क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र, आल्प्स क्षेत्र, उसके बाद क्या दिया हुआ है? उपयुक्त में से एक से अधिक। तो न्यून हिम रेखा क्षेत्र पूछा है भाई इसमें से, तो निम्नलिखित में से किसकी न्यून हिम रेखा है? अच्छा, मैं तो कंफ्यूज हो रहा है इसमें, तो ये शायद होना था इसका आंसर आपका आल्प्स क्षेत्र। अच्छा हाँ, यही आल्प्स क्षेत्र इसका आंसर होगा। न्यून हिम रेखा है, न्यून हिम रेखा जो है आल्प्स क्षेत्र में ही। ओके, नेक्स्ट, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। रांची पठार का, मालवा पठार का, छोटा नागपुर पठार का, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक जो क्षेत्र आच्छादित है वो है मालवा पठार का। और ये क्वेश्चन जो है आपके बीपीएससी स्कूल टीचर हेडमास्टर 9/12/23 का क्वेश्चन पूछ रखा है इन्होंने। तो मालवा पठार का। ओके, और कर्क रेखा कितने राज्य से क्रॉस होती है? तो 8 राज्य क्रॉस करती है, 8 स्टेट को क्रॉस करती है, 8 स्टेट को क्रॉस। आपसे पूछ सकता है कि कर्क रेखा कितने राज्य को क्रॉस करती है? तो 8 स्टेट क्रॉस करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र किसका है? काली नदी, पोनानी, पेरियार, उपयुक्त में से एक से अधिक। और देखिए बीपीएससी स्कूल टीचर 7/12/23 का क्वेश्चन है। तो सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र जो है मेरे भाई वो आपके पोनानी नदी का है, पोनानी नदी। नेक्स्ट, विद्युत धारा की इकाई है। देखो मैंने आज साइंस भी यहाँ पे ले रखा है।
और ये आपके फिजिक्स का क्वेश्चन है, फिजिक्स का। तो विद्युत धारा की इकाई क्या है बताइए आप लोग। तो विद्युत धारा की इकाई मेरे भाई आपका कूलम है, वोल्ट है, वाट है, एम्पियर है। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है, एम्पियर। कूलम का एसआई यूनिट क्या होगा, तो कूलम किसका एसआई यूनिट है, तो कूलम एसआई यूनिट है किसका, तो चार्ज का है एसआई यूनिट कूलम। एसआई यूनिट चार्ज का एसआई यूनिट क्या है, कूलम है। ओके, वोल्ट किसका एसआई यूनिट है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट है आपका वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या है, तो वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट वोल्ट है। और वाट किसका एसआई यूनिट, तो पावर का एसआई यूनिट वाट है। पावर का एसआई यूनिट वाट है। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, समय, दूरी, गति, प्रकाश की तीव्रता। तो प्रकाश वर्ष इकाई है मेरे भाई वो दूरी की इकाई है, दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। ओके, समय का एसआई यूनिट क्या है, तो सेकेंड है। समय का एसआई यूनिट सेकेंड हो जाएगा आपका। और गति का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। गति का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, ओम मीटर मात्रक है प्रतिरोध का, चालक का, प्रतिरोधकता का, आवेश का। तो ओम मीटर अगर पूछ ले तो प्रतिरोधकता का हो जाएगा, मतलब कि रेजिस्टिविटी का, रेजिस्टिविटी का। अगर ओम मीटर पूछ ले, ओम मीटर अगर पूछ ले आपसे तो रेजिस्टिविटी आपको लगा कर आना है। और अगर प्रतिरोध पूछ ले, मतलब कि रेजिस्टेंस पूछ ले, रेजिस्टेंस, तो इसका किसका मात्रक है, तो रेजिस्टेंस जो हो जाएगा ये ओम का हो जाएगा। अगर आपसे रेजिस्टिविटी का मात्रक पूछता है तो क्या हो जाएगा, ओम मीटर। और अगर आपसे रेजिस्टेंस का मात्रक पूछता है तो ओम हो जाएगा। ओके, शायद आपका क्लियर हो गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलिए फिर नेक्स्ट, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, आवृत्ति, ऊर्जा, उष्मा, गुणवत्ता। तो हर्ट्ज में मापा जाता है मेरे भाई वो आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। और हर्ट्ज जो डेनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय किससे, तो एच जेड से, डिनोटेड बाय एच जेड। और कोई भी पर्सन जो है ना कितने हर्ट्ज तक का आवाज सुन सकता है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक का आवाज सुन सकता है। 20,000 हर्ट्ज तक का आवाज सुन सकता है, आवाज सुन सकता है। आपसे पूछ सकता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी तक का आवाज जो है एक जो है सामान्य पर्सन सुन सकता है, तो वो 20 हर्ट्ज से 20,000 तक का आवाज जो है एक सामान्य व्यक्ति सुन सकता है। ओके, सुन सकता है। आपसे ये पूछेगा कि एक सामान्य व्यक्ति कितने हर्ट्ज तक का आवाज सुन सकता है, तो वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक का आवाज सुन सकता है। ओके, नेक्स्ट, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, लेक्टोमीटर। तो आर्द्रता जो नापा जाता है मेरे भाई वो नापा जाता है आपके हाइग्रोमीटर से, आर्द्रता नापा जाता है, आर्द्रता। एंड हाइड्रोमीटर से क्या नापा जाता है, तो हाइड्रोमीटर से वाटर डेंसिटी, वाटर डेंसिटी, जल घनत्व, डेंसिटी, जल घनत्व, जल घनत्व जो नापा जाता है वो हाइड्रोमीटर से नापा जाता है। हाइड्रो इस तरह से याद रखें ना, हाइड्रो मतलब जल होता है ना, तो जल का घनत्व जो नापा जाता है वो हाइड्रोमीटर से नापा जाता है। हाइड्रो मतलब जल है, तो जल का घनत्व किससे नापा जाएगा, हाइड्रोमीटर से। उसके बाद लेक्टोमीटर से क्या नापा जाता है, तो प्यूरिटी ऑफ मिल्क, प्यूरिटी ऑफ मिल्क, दूध का शुद्धता, दूध का शुद्धता, शुद्धता। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स आज का सेशन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। और आज मैंने थोड़ा कम डिटेल डिस्कशन कराया है क्योंकि मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है। तो फिर हम लोग कल मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।